नमस्कार, मैं हूं राजीव और मेरे साथ आज जुड़े हैं दो वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो योगी मंत्रिमंडल गठित हुआ है, योगी 2.0, इसे किस रूप में समझा जाए और इस मंत्रिमंडल गठन में किसकी चली है, आगे सरकार कैसी चलने वाली है, ये सब कुछ हम समझेंगे। पहले वीरेंद्र जी, आप बताइए, ये जो मंत्रिमंडल आपको दिख रहा है जिसमें 50 मंत्री हैं, कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री मिला करके, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। यह जो 53 सदस्यीय ढांचा बनाया गया है, इसमें आपको किसकी छाप ज्यादा दिखती है और कितना संतुलन दिखता है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा का नियम रहा है और खास करके नरेंद्र मोदी के युग के प्रारंभ होने के बाद, कास्ट बैलेंस है, पावर बैलेंस है, परफॉर्मेंस है, रिवॉर्ड है और पनिशमेंट है। ये 5 आधार बिंदु हैं जिनके आधार पर सारे फैसले मोदी युग की बीजेपी में होते हैं। और ठीक है, बीजेपी की सीटें आ गई हैं एलायंस के साथ 275, लेकिन बीजेपी के लोगों को अंदर से ये गहराई से एहसास है कि ये बहुत कठिन विजय थी, आसान नहीं थी। और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई आपत्तिजनक काम किया हो योगी सरकार ने। उसकी प्रमुख वजह थी 2 साल का कोरोना का लॉकडाउन और उसके चलते जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा हुआ, जो उसके चलते भयानक बेरोजगारी पैदा हुई, उसके चलते जो इकोनॉमी का जो असंगठित क्षेत्र है वो कोलैप्स कर गया और वो अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाया है। और महामारी के कारण जो पूरे दुनिया में महंगाई आई, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इसके कारण लोगों में नाराजगी थी। और जो यूपी में पिछले 3 दशकों से जो स्पर्धा चल रही है, जाति आधारित अस्मिता की राजनीति और हिंदुत्व की अस्मिता के आधारित राजनीति, ये स्पर्धा यूपी में पिछले 30 साल से चल रही है। ये स्पर्धा अब भी थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना नया सामाजिक समीकरण बनाया है कि गैर यादव बैकवर्ड और गैर जाटव दलित प्लस अपर कास्ट, इस सामाजिक समीकरण को बीजेपी ने लगातार मजबूत किया है 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 19 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरुआत हो गई थी। पिछले 3 सालों में जो लाभार्थियों का जो एक नया वर्ग उभरा है, उसके चलते बीजेपी ने इसको अपने सामाजिक समीकरण को सुदृढ़ किया, मजबूत किया, और इसी के बल पर ये चुनाव में उनको इतनी सीटों जीतने में सफलता मिली। तो इस सब के चलते ये बड़ा कौतूहल का विषय था कि अब की बार क्या होगा, किसकी चलेगी, और मोदी के बाद जो योगी होंगे। और अखबारों को, मीडिया को हमेशा एक शत्रु चाहिए जिसके ऊपर उनको लगातार उनको टारगेट करना है। पहले राहुल गांधी को उन्होंने शत्रु बनाया मोदी का, जब वो फेल हो गया तो अब ये शुरू हो गया कि साहब अब तो अगले जो हैं योगी होंगे। या जनवरी 21 में जिस तरीके से AK शर्मा को यूपी भेजा गया, जो गुजरात कैडर के IAS अफसर थे, केंद्र सरकार में सचिव थे, और बात थी कि साहब उनको MLC बना करके उनको मंत्री बनाया जाएगा, वो मंत्री नहीं बने। उसको लेकर के अफवाहों का दौर गर्म था, पूरे साल चला जी। इस बार तो बन गए, लेकिन पहले जब उनको लाया गया था उत्तर प्रदेश में, तब ये माना जा रहा था कि वे उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हाँ, योगी 2.0 में वे मंत्रिमंडल में आए, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री वाला सपना पूरा नहीं हुआ है। शायद उन्हें कैबिनेट मंत्री पर संतोष करना पड़ा। तो उसको चलते ये माहौल बनाया गया कि PMO में मोदी में टकराव है। तो अभी टकराव की कहानी पूरे 21 में चली, 22 में तो अभी चल नहीं पाई। अब जो है वो आ गए हैं मंत्रिमंडल में। तो ये मान के चलना कि AK शर्मा के आने से कोई टकराव होगा या कोई क्लैश होगा, ये मानना बिल्कुल गलत है। जो नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे, डबल इंजन की सरकार, तो अगर AK शर्मा अगर PMO के व्यक्ति हैं, अगर वो कैबिनेट में हैं, तो इसका अल्टीमेटली यूपी सरकार को फायदा होगा। और जो डबल इंजन का नारा है
वो हम धरातल पे उसको ट्रांसलेट होते हुए देखेंगे। इसमें कोई क्लैश या इसमें फ्रिक्शन की कहानी नहीं है। हालांकि मीडिया को कहानी पसंद आती है क्लैश की, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होने जा रहा है। और दूसरी बात, ये बात तो सत्य है कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे कि साहब वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन केंद्र ने और सेंट्रल लीडरशिप ने धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना करके ये साफ संकेत दे दिया कि हारे हुए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये दो लोग जो है ब्रजेश पाठक दो दो डिप्टी सीएम बन गए। और राजेश्वर सिंह जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ से चुनाव लड़ा सरोजनी नगर सीट से और जीते, उनके भी मंत्री बनने की चर्चा बहुत थी। राजनाथ सिंह के सुपुत्र जो नोएडा से एमएलए हुए हैं पंकज सिंह, उनके मंत्री बनने की चर्चा बहुत थी। लेकिन ये कहा जाता है कि ये दोनों नाम अंतिम समय में काट दिए गए और स्वयं राजनाथ सिंह ने ही शायद ने अपने पुत्र के मंत्री बनने के का नाम सूची से काटा। तो सत्ता का संघर्ष है, सब कुछ है। लेकिन इस सबके सारी कहानियां एक तरफ, अब इस मंत्रिमंडल का, इस सरकार का फोकस केवल 2024 का लोकसभा चुनाव है। और दूसरी बात ये कि कल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का भव्य समारोह पोस्ट सेरेमनी का योगी आदित्यनाथ जी का हुआ, ऐसा समारोह बीजेपी के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्वयं नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, ऐसा कभी समारोह उनका भी नहीं हुआ। तो जो हिंदुत्व का जो टेम्पलेट कल क्रिएट किया गया, जो नई मीडिया ऑप्टिक्स कल क्रिएट की गई, आप देखिएगा ये सब 2024 की शुरुआत है। और जो हिंदुत्व का टेम्पलेट यहाँ क्रिएट हुआ है लखनऊ में कल, ये हमें 2024 में पूरे देश में होता हुआ दिखेगा। तो सिनिकल एटीट्यूड से अगर देखें तो खबरें बहुत सारी हैं, स्पेकुलेटिव हैं, बड़ी जूसी स्टोरी हैं, बड़ी मसालेदार खबरें हैं। लेकिन असलियत ये है कि द गवर्नमेंट हैज गॉट बैक टू द बिजनेस। आज ही सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई, हालांकि कल भी वो फॉर्मल बैठक हुई थी, लेकिन आज एजेंडा था। और यूपी गवर्नमेंट ने करीब 3 महीने के लिए फ्री खाद्यान्न की योजना को बढ़ा दिया है। और इसमें यहाँ बताना आवश्यक है कि फ्री गेहूं और चावल जो सरकार देगी करीब प्रदेश के 15 करोड़ आबादी को, इसमें महीने का खर्चा 300 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा है। तो ये गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ में चीनी, तेल और दाल वगैरह भी है। तो और ये अभी 3 महीने के लिए है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये अभी और बढ़ेगा और हो सकता है ये 2024 तक चले। जी, सरकार कैसे काम करेगी उसकी तो हम बात करेंगे आगे, लेकिन मूल रूप से ओंकार जी, जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस मंत्रिमंडल गठन में संतुलन बनाने की कोशिश है तमाम तरीकों से, क्योंकि भारतीय राजनीति जिस तरह से चलती है उसमें आपको यह देखना पड़ता है कि कोई क्षेत्र अपने आप को छूटा हुआ या उपेक्षित महसूस ना करे, कोई जाति इस तरह से महसूस ना करे कि फलां जाति का दबदबा बहुत बढ़ गया है, फलां जाति को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव की तैयारी वाला मंत्रिमंडल है, तो क्या उस तरह का संतुलन बना है या इसमें आपको कहीं पर योगी आदित्यनाथ की घेरेबंदी भी दिख रही है पार्टी संगठन के अंदर या सत्ता संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, जो पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चले हैं, शायद अगले 5 साल में उन्हें अपनी चाल में थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी बातें कही जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को लेकर के, योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्तों को लेकर के, तनाव को लेकर के, मतभेदों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, और कौन किसका आदमी है इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी कल्चर है, जो अनुशासन है, और जो जिस तरीके से हमने चुनाव में भी देखा है कि जून 2021 में जो तमाम तरह की चर्चाएं मीडिया के एक पार्ट में शुरू की गई थी,
जब चुनाव नजदीक आए तो वो सब हवा में उड़ करके रह गई। फिर हमने देखा कि किस तरीके से योगी और मोदी में आपस में तालमेल है, समरसता है, सद्भावना है। किस तरीके से योगी हर बार मोदी के प्रति श्रद्धा नत दिखाई दिए, उनके एक शिष्य की तरह उनसे गुरु मंत्र लेते हुए कई बार दिखाई दिए। राजभवन की वो तस्वीरें मीडिया में आई, या मीडिया में वो जानबूझ करके प्रकाशित कराई गई, ताकि जो तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत हर जगह होता है। पॉलिटिकल पार्टियों में जिनकी जेबी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जिनको कहते हैं, मतभेद तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जानबूझ करके तूल दिया गया था, ताकि ये चीज़ें हवा पकड़ लें, और हवा पकड़ने के बाद आग जो थोड़ी बहुत अगर कहीं है, कोई चिंगारी है, तो उसको सुलगाया जा सके, लेकिन उसमें कामयाबी एक्चुअल में मिल नहीं पाई। आते हैं आपके प्रश्न पर कि योगी आदित्यनाथ की क्या घेराबंदी हो रही है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है इस समय की, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेन हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनकी भी उतनी नहीं चलती है जितनी इन दोनों की चलती है। तो वो अगर योगी आदित्यनाथ के सहयोगी बनकर के खड़े हुए दिखाई दिए हैं पूरे चुनाव के दौरान, और बहुत नियोजित तरीके से उन्होंने जिस तरीके से अपना चुनावी अभियान आगे बढ़ाया है, चलाया है। अभी लखनऊ में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अमित शाह का हमने जब भाषण सुना, तो उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को कई बार ऑकवर्ड समय में भी सभाएं करने के लिए कहा, और वो सहज रूप से तैयार हो गए। ये चीज़ें बताती हैं कि ये सारे के सारे जुटे हुए थे, और एक बड़े लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान था। 2022 तो उनको लग रहा था कि ये तो हम जीत रहे हैं, लेकिन सम्मानजनक तरीके से जीतें, ताकि 2014 की लड़ाई जो है वो उतनी मुश्किल ना हो जितनी यहाँ अगर सरकार बदल गई तो तब हो सकती है। इसलिए बहुत ताकत लगाई गई, और जो वीरेंद्र जी कह रहे थे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये बिल्कुल आसान लड़ाई नहीं थी, और कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती है, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, जी किसी भी राज्य ओंकार का जी, चुनाव। ये जो लड़ाई आसान नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे थे। उनमें कोरोना एक कारण तो था ही, लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सरकार चला रहे थे, जिसमें संगठन की कोई भूमिका ज्यादा नहीं रह गई थी, यहाँ तक कि मंत्रियों की भी कोई भूमिका नहीं रह गई थी। योगी 1.0 में एक तरह से ऐसा लग रहा था मानो सरकार में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं और कोई मंत्री है नहीं, जो भी है वो सिर्फ बस नाम मात्र के लिए कागज पर है। तमाम विधायकों ने और यहाँ तक कि ब्रजेश पाठक जिन्हें अब मुख्यमंत्री बना दिया गया, उन्होंने कोरोना काल में किस तरह की बातें कही हैं, वो सब लोगों को अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग भूले हैं, याद है उन्हें। तो ये सब चीजें जो हैं, मतलब क्या एक तरीके का स्पष्ट संकेत इस मंत्रिमंडल गठन में योगी जी को दिया गया है कि देखिए आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, संगठन को भी साथ में लेना पड़ेगा, जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बस नाम मात्र के मंत्री रहेंगे, सबको भूमिकाएं देनी पड़ेंगी, सबसे यदि अच्छा प्रदर्शन कराने की उम्मीद है तो फिर आपको उनके हाथ में कुछ काम करने की आजादी देनी पड़ेगी। क्या यह स्पष्ट संकेत इस मंत्रिमंडल गठन के माध्यम से दिया गया है योगी जी को? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, इसी तरह की बातें तो नरेंद्र मोदी के बारे में कही जाती हैं कि वो वन मैन शो हैं, और उनके बाद किसी मंत्री की कोई औकात नहीं है। इसी तरह की बात जो है यहाँ योगी के बारे में कही जाने लगी है। ये बातें तब कही जाती हैं, तब उड़ाई जाती हैं, जब कोई बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री हो या पावरफुल मुख्यमंत्री हो, मतलब उसका कद इतना ऊंचा हो, उसकी ब्रांडिंग इतनी हो गई हो, उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई हो कि फिर उसके बाद सब
मतलब या तो ओझल हो जाए या पर्दे के पीछे हो जाए या उनमें से कोई चेहरा उभर ही नहीं पाए। अभी कल मैं अपने चैनल पर भी ये बात कह रहा था कि 2 मंत्री खास तौर से हमारी नज़र में आते हैं। एक डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली में मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, और दूसरे सिद्धार्थनाथ सिंह जो योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, और दोनों की बलि ले ली गई। क्यों ले ली गई? जब दिल्ली के ये चंगू-मंगू हमला कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के और तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर के, तब डॉक्टर हर्षवर्धन की जो भूमिका थी, वहाँ वो एकदम गायब थे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब गंगा की रेती में लाशें इतनी दबी हुई हैं, गंगा में इतनी लाशें बह रही हैं, ये जो प्रोपेगेंडा वितंडा किया गया, यहाँ से लेकर के गार्जियन तक, वॉशिंगटन पोस्ट तक, न्यूयॉर्क टाइम्स तक 7-7 कॉलम में फोटो छपवाए गए, उस समय सिद्धार्थनाथ सिंह कहीं नहीं थे। योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हुए और जैसे ही थोड़ा स्वस्थ हुए, हर जिले में वो गए, उन्होंने समीक्षा बैठकें की, जहाँ जहाँ जो कमियां थी वो उन्होंने पूरी की। क्या स्वास्थ्य मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं थी? तो अगर सारा कुछ मोदी को ही करना है, सारा कुछ योगी को ही करना है, तो ये मजबूरी में करते होंगे। इनको कोई शौक नहीं है कि 24/7 ये काम करते हुए दिखाई दें और ऑन जी कैमरा यही दिखाई दे। किसी कैबिनेट मंत्री को जब आप बनाते हैं तो उस महकमे की पूरी जिम्मेदारी भी देते हैं। जो योजनाएं परियोजनाएं होती हैं उनको जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी आप उन्हीं की होती है। ऐसे संकट के समय सरकार को गालियां ना खानी पड़े और मीडिया में भी तमाम तरह के जो परसेप्शन क्रिएट कर दिए जाते हैं, भाई सबसे ज़्यादा मौतें, सबसे ज़्यादा बदहवासी, सबसे ज़्यादा बदइंतजामी किस राज्य में थी? महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में तो किसी ने चिल्लपो नहीं की, किसी मीडिया घराने ने इस तरह से बदनाम नहीं किया महाराष्ट्र को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को किया था। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि ये चीज़ें कह देना बड़ा आसान होता है कि जी योगी जी बड़े निरंकुश थे, संगठन को साथ लेकर के नहीं चल रहे थे, मंत्रियों की कोई औकात नहीं रह गई थी। ऐसे ही वहाँ मोदी पर कहा जाता है कि जेपी नड्डा की कोई औकात नहीं है, उनके राजनाथ सिंह, गडकरी या अमित शाह को छोड़ करके बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। पर हकीकत ये है कि सरकार जो है वो समग्रता में ही चलती है। हाँ, जी कुछ मंत्री होते हैं जो छाप छोड़ देते हैं, जैसे नितिन गडकरी छोड़ते हैं। यहाँ भी कोई मंत्री आपको देखने को मिल जाएगा कि जिसने अच्छा काम किया हो। तो ये जी चीज़ें कहना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रदेश या इतना बड़ा देश चलाना किसी एक आदमी के बूते की बात नहीं होती। जी वीरेंद्र जी, जो बात ओंकार जी कह रहे हैं कि कोई मंत्री मिलेगा ऐसा जो अपनी छाप छोड़ेगा, तो वैसा चेहरा कौन सा नजर आता है, या वैसे चेहरे कौन से नजर आते हैं आपको इस मंत्रिमंडल में जो 52 नाम है या 50 गिन लीजिए, 2 देखिए, मुख्यमंत्रियों को छोड़कर? यूपी के स्वास्थ्य मंत्री तो जयप्रताप सिंह थे पिछली सरकार में और उनको इस बार जगह नहीं मिली है। सिद्धार्थनाथ सिंह पहले साल में मंत्री थे स्वास्थ्य के 17-18 में, लेकिन बाद में उनका विभाग बदल दिया गया था। तो और सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर भी जो है कुछ आरोप थे और लोगों से मिलते मिलाते नहीं थे। श्रीकांत शर्मा के ऊपर भी यही आरोप था कि लोगों से मिलते नहीं है, काम नहीं करते हैं और काफी अनपॉपुलर है। अब जो है जो जो मोदी 2 है, ये सॉरी योगी 2.0, तो इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2024। उससे पहले इनको अब परफॉर्म करना होगा। अब केवल ये फ्री राशन और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं निकल सकता। तो इस सरकार में सबसे बड़े परफॉर्मर तो स्वयं होंगे ब्रजेश पाठक। इनकी पिछले 5 वर्षों में ये इनकी छवि रही है। इनसे मिलने कोई भी पहुंचा, प्रदेश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति गया, इन्होंने सबकी मदद की है। कोरोना काल में अप्रैल 20 में और अप्रैल 21 में सरकार के यही एक मंत्री थे जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे। इनके यहाँ जो पहुंचा उसको कोई ना कोई मदद मिली, चाहे हॉस्पिटल का बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवाई हो, यहाँ तक कि
लेकिन गेहूं उन्होंने भी चावल। लाचारी दिखा दी थी और इसीलिए ये बात कही जाती है कि योगी देखिए 1.0 में जो कुछ चल रहा था सब देखिए मतलब वो मुख्यमंत्री कार्यालय से वो ही चल रहा स्थिति था। वो स्थिति पूरा तंत्र ही हमारा कोलैप्स हो गया था। जो हमारा हेल्थ सिस्टम अगर 1,000 लोगों के लिए डिजाइन है, अगर उसमें 5 लाख अगर मरीज आ जाएंगे तो तंत्र कोलैप्स हो जाएगा। और अपोजिशन पार्टी चाहे जितनी आलोचना कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ये मांग नहीं की कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी करे। कभी किसी उन्होंने मांग नहीं की। बस केवल वो एक ही डंका पीटते रहे, गंगा में लाशें बह रही हैं, लाशें बह रही हैं। वो बहुत ही अनयूजुअल स्थिति थी। वो बहुत ही अभूतपूर्व हालत थी कि उसमें केवल फायर फाइटिंग हो सकती थी और वो गवर्नमेंट ने किया। और अब जो है, जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो फरवरी 2018 में जो प्रधानमंत्री बीच में मौजूद थे, यूपी की इन्वेस्टर समिट हुई थी। उस इन्वेस्टर समिट में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। और तब प्रधानमंत्री ने यूपी गवर्नमेंट के सामने ये लक्ष्य रखा था कि यूपी की इकोनॉमी भी अब $1 ट्रिलियन की होनी चाहिए। हमें इसके लिए काम करना चाहिए 5 सालों में। आज आज हमारा जो जो जीडीपी है, जो हमारी इकोनॉमी का साइज है, वो $230 बिलियन है। यानी 1 ट्रिलियन का मतलब मोर देन 4 टाइम्स। तो पिछले 4 सालों में राज्य सरकार कोई एक रोड मैप लेके नहीं आ सकी है कि आखिरकार वो इस लक्ष्य को कैसे पूरा करना चाहती है। राज्य सरकार ने एक काम ये किया कि लास्ट ईयर अक्टूबर में एक आरएफपी फ्लोट किया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि हमें कंसल्टेंट चाहिए, आइए हमको बताइए हम क्या करें और हम अपनी इकोनॉमी को कैसे हम तेज करें। इकोनॉमी को तेज करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए आपको एक ऐसा एमिकेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, रिफॉर्म्स करने होंगे, लेबर लॉ रिफॉर्म्स करने होंगे। और जो भी सर्विसेज जो है, जहां हर जगह स्टेट कंट्रोल है, उसको जो है यूजर फ्रेंडली बनाना होगा। और जो रिफॉर्म करने हैं प्रशासन में, वो करना होगा। तो अभी यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब जो सरकार आई है, इसके पास काम बहुत है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। सबसे बड़ा तो पावर सेक्टर है। बिजली आप दे रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल भी वसूलना है। और मैं एक बात और जोड़ दूं, यूपी में यूपी पावर कॉर्पोरेशन जो 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 बिजली बेचता है, तो प्रति यूनिट बिजली की सेल पर उसका नुकसान 70 पैसे पर यूनिट है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई माइनस एवरेज रेवेन्यू रियलाइज 70 पैसा पर यूनिट है। और ये बहुत विशाल अंतर है, 70 पैसा पर वीरेंद्र जी, यूनिट। इन सारी चुनौतियों पर हम आगे बात करेंगे कि योगी सरकार को आगे अपने दूसरे कार्यकाल में क्या करना है, कैसे काम करना है। लेकिन अभी की चर्चा जरा मंत्रिमंडल गठन जो हुआ है, इसको समझने जी पर जी ही हम जी थोड़ा जी यह समय खर्च कर लें। यहाँ पर ओंकार जी, 52 चेहरे हैं इस मंत्रिपरिषद में। एक मोटा-मोटा आकलन क्या है आपका कि इसमें कितने चेहरे योगी आदित्यनाथ की पसंद के आधार पर मंत्रिपरिषद में आए हैं? और यह लगभग पूरी की पूरी भूमिका जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की है और संगठन की है। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक आदमी की चलती नहीं, और ख़ास तौर से जब नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हो, अमित शाह जैसे दबंग गृह मंत्री हों और संगठनकर्ता भी हों। जिस तरीके से उन लोगों ने टिकट बांटते समय भी हस्तक्षेप किया था, टिकट बांटते समय भी तय किए थे चेहरे, उसी तरीके से जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो उसमें भी ये नहीं है कि भाई आप अगर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं तो फिर जिनको आप चाहेंगे वही मंत्री रहेंगे, ऐसा नहीं है। बाकायदा जो अपनी जानकारी है वो ये है कि हर कास्ट से, हर क्षेत्र से 2-2, 3-3 की लिस्ट बनी थी। फिर उनमें ये देखा गया कि एजुकेशन कितनी है, विशेषज्ञता कितनी है, अनुभव कितना है, प्रशासनिक अनुभव कितना है, और ऊपर से ये निर्देश थे कि साहब हमें आगे की 25-30 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरतें हैं, ऐसी लीडरशिप इवॉल्व करनी है, तैयार करनी है। तो
केवल इसलिए कि ये जाट चेहरा है इसको मंत्री बना दो, या इतने सालों से ये बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है इसको बना दो, ये कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं था। तो क्राइटेरिया कई थे, उसमें ये देखा गया है कि क्वालिटीज़ क्या है, योग्यता क्या है, अनुभव क्या है, डिलीवर कितना कर पाएंगे। और जो दूसरी बुराइयां होती हैं कई बार मंत्री बन जाने के बाद, कई तरह के आपके इर्द गिर्द चेहरे दिखाई देने लगते हैं और फिर खेल शुरू हो जाता है, वहाँ भी चेक किया गया है, देखा गया है। अब इसके बावजूद अगर कुछ ऐसे चेहरे निकल आए तो वो तो अपवाद हर जगह रहता है, आशंकाएं और संभावनाएं हर जगह रहती हैं, वो तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपको मिल जाएंगे। पर जहाँ तक सवाल है कि प्रतिनिधित्व किस किस का वहाँ चला है, राय किसकी चली है, आदेश किसका चला है, वो सारी चीज़ें हैं। सबका मिला जुला मंत्रिमंडल है, किसी एक की मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। मैं देख रहा था लिस्ट, 7 ब्राह्मण हैं, 6 राजपूत हैं, 5 वैश्य हैं, 2 भूमिहार हैं जिनमें अरविंद कुमार शर्मा भी हैं, कायस्थ भी हैं, पंजाबी जो रामपुर जिले की बिलासपुर सीट से जीत करके, हाँ वहाँ से जीत करके आए हैं, बलबीर औलख। 20 मंत्री पिछड़ी जातियों के बनाए गए और 3 जाट बनाए गए हैं। उनमें पहले भी रहे भूपेंद्र चौधरी, केपी मलिक जो बड़ौद से जीत करके आए हैं, चौधरी जयंत सिंह के क्षेत्र से जीत करके आए हैं, और लक्ष्मी नारायण चौधरी जो मथुरा से जीत करके आए हैं, और चौथा भी अगर लगा लें बलबीर औलख जो जट सिख हैं, तो कुल मिलाकर के जाट भी 4 ले लिए गए हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अब इसमें ये तलाश करना कि इनमें योगी जी के कितने होंगे या अमित शाह के कितने होंगे या मोदी के या नड्डा के कितने होंगे, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबकी राय से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। जी वीरेंद्र जी, आप तो लखनऊ में बैठे हैं तो वहां पर चर्चाएं रहती होंगी कि ये फला का के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी है, इन पर तो उनका हाथ है। तो ऐसे कितने लोग इस मंत्रिमंडल में आए हैं जिनके लिए कहा जा सके कि इनके ऊपर योगी जी का हाथ है? देखिए, अगर एकदम स्पष्ट बात करें तो योगी जी की बहुत कम चली है इस मंत्रिमंडल में, बहुत कम। और ज्यादातर फैसला जो है सेंट्रल लीडरशिप ने ही किया है। ये सही है कि सेंट्रल लीडरशिप के पास जो इनपुट है वो राज्य से ही जाता है। तो ये कहना कि इसमें मुख्यमंत्री की चली है, तो ये बात तो से मैं सहमत नहीं हूँ। और ये बात मीडिया में आई भी थी कि इस समय कि मुख्यमंत्री इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे काम करने में तमाम किस्म की व्यवहारिक परेशानी आती हैं। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों केंद्र की ही पसंद है, और जो योगी के पक्ष में नहीं थे। और जाहिर की जैसा भी ओंकार चौधरी ने कहा कि बीजेपी में हर काम कंसल्टेशन के बाद होता है, तो जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को का जो ध्यान रखा गया है, तो जाहिर है कि उस कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा मंत्री भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी भी काम में ये नहीं कहा जा सकता कि सब केवल इसकी चली है या केवल उसकी चली है, क्योंकि ये बात बाहर आ गई कि मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे, तो ये परसेप्शन बन गया कि मुख्यमंत्री की नहीं चली। अदरवाइज ये कंसल्टेशन से हुआ है, और इसके लिस्ट के केंद्रीय लीडरशिप की सहमति के बाद ही यह मंत्रिमंडल गठन किया गया। जी। लेकिन यदि एक तरह से आप कह रहे हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो ऐसा नहीं है कि योगी की पसंद है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है। एक तरीके से ये भी समझा जा रहा है कि योगी जी पर अंकुश के लिए ये 2 नाम इस तरह के चुने गए हैं जिनको योगी जी खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद नहीं करते हैं। नहीं, ये परसेप्शन है कि इस बार जो है केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर काबिल कुछ अपना अंकुश बनाए रखने की कोशिश की है, और इसी के चलते
जैसे मैंने भी नाम लिया राजेश्वर सिंह का, उनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, कैबिनेट मिनिस्टर बनने की संभावना थी, लेकिन उनका नाम नहीं आया। और भी कई लोगों के नाम की चर्चा थी जो अंतिम समय में काट दिए गए। और जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो पिछले 8 साल से हैं, सुनील बंसल, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी को पुनः यह ताकत दिलाने की उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में जो पार्टी को सफलता मिली है, उसके सबसे बड़े पिलर सुनील बंसल रहे हैं। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह जो पार्टी अध्यक्ष अभी हैं प्रदेश के, इन दोनों में ज्यादा अच्छी नहीं बनती थी। तो अब तो वो चले गए मंत्रिमंडल में, तो जाहिर है कि अब प्रदेश में नए अध्यक्ष की तलाश होगी। तो कई नाम ऐसे हैं जो आते आते रह गए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये किसी एक की नहीं चली है। और ये तो मैं अब मुझे साफ कह ही देना चाहिए कि मुख्यमंत्री दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रजेश पाठक मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ये पहले बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं। और 2017 के चुनाव के पहले ही ये आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और अब इन्होंने 5 सालों के अंदर बहुत तेज जो है छलांग लगाई है और डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो संघ में भी एक ऐसा वर्ग है जो इस बात को पसंद नहीं कर रहा कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को इतनी जल्दी इतना जो है महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। जी, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद गठन में, जैसा वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत नहीं चली है योगी जी की, अगर ये बात सच है तो क्या इससे सरकार चलाने में योगी जी को दिक्कतें आएंगी ओंकार जी? क्या इसके चलते यदि सरकार ठीक से न चली, क्योंकि जनता का जो मैंडेट है वो ये कहता है कि योगी जी ने जिस तरह से सरकार चलाई वो तरीका जनता को पसंद आया है, योगी जी का जो एक उग्र हिंदुत्व वाला चेहरा है वो जनता को पसंद आया है। वैसे में यदि मंत्रिमंडल पूरी तरह से योगी जी के मन का नहीं हो तो क्या इससे सरकार चलाने में उन्हें दिक्कत आएगी? और यदि दिक्कत आएगी तो क्या आगे इससे भाजपा को उल्टे नुकसान हो सकता है? नहीं, यहाँ सवाल ये आता है राजीव जी कि जो पिछली सरकार थी योगी जी की, क्या उसमें सारे मंत्री योगी जी के मन के थे? क्या सारे मंत्री उनकी पसंद के थे? तो यहाँ जवाब आएगा कि नहीं। तो फिर भी चलने तो वो किसी के नहीं दे रहे थे, सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय चला रहा था शासन। तो मेरा कहना ये है कि वो इतने पावरफुल चेहरे हैं, इतने पावरफुल मुख्यमंत्री हैं कि इस बार भी अगर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उनकी पसंद के नहीं हैं तो भी वो सरकार वैसे ही चलाएंगे जैसे सरकार नंबर 1 चली थी उनकी। दूसरी मतलब बात योगी 1.0 और योगी 2.0 इन दोनों सरकारों में कोई अंतर नहीं होगा, मुझे लगता है कि इसमें तो योगी जी का और भी उग्र शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आक्रामक जो तेवर हैं उनके वो दिखाई देंगे आपको समय के साथ। मैं 2 बातें, एक तो जो अभी वीरेंद्र जी ने कही है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का या उप प्रधानमंत्री का कोई संविधान में तो उल्लेख है नहीं, ये तो सुविधा के लिए बना दिए जाते हैं, संकेत देने के लिए बना दिए जाते हैं। एक तो जो ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरह की बातें उड़ाई जाती रही हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो ब्राह्मणों में एक संकेत देने के लिए चलो भाई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो अच्छे तरीके से जानता है कि मायावती का किस तरह का प्रभाव रहा है, किस तरह की वो लोकप्रिय नेता रही हैं, मास लीडर रही हैं। तो एक दलित चेहरा या उस पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला चेहरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, बस उनको नामित कर दिया जाता है, बाकी उनकी पावर वही है जो एक कैबिनेट मंत्री की होती है। और वो पावर भी तब है जब मुख्यमंत्री उनको पावर देना चाहे। ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं मुख्यमंत्री किस तरीके से सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने नीचे दबा करके बैठे रहते हैं। और आम तौर पर तो मोर देन 90% मंत्री ऐसे होते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि हम मंत्री हैं,
जैसे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री तो बना दिया गया था, पर बताया नहीं गया कि आप प्रधानमंत्री आप ही हैं। तो यही हाल मंत्रियों का रहता है, और राज्य मंत्री तो हमेशा रोते रहते हैं कि जी हमें तो कोई पावर ही नहीं है। स्वतंत्र प्रभार वाले भी रोते रहते हैं, और जो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है वो भी रोते रहते हैं। अब बात करता हूं मैं आगे की। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 साल हैं इस समय 2022 से 2024 के बीच के, ये गोल्डन एरा रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ये मेरे शब्द याद रखिएगा। ये 2 साल उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्ण युग साबित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को 2024 में उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम लोकसभा सीटें फिर जीतनी है, और इसके लिए वो तमाम योजनाओं परियोजनाओं पर बहुत तेज गति से काम करना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ भी इसी में जुटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक अवसर है, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी एक अवसर है कि जो उसकी अब तक की छवि रही है बीमारू राज्य की, वो उससे बाहर निकल आए। पिछले 5 साल में भी काम हुआ है, और ये 2 साल जो है खास तौर से 2024 तक, ये तो जितना योगी चाहेंगे मोदी उतना पैसा देंगे उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उनको ये पता है कि 2014 में भी और 2019 में भी उत्तर प्रदेश की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। तो वो 2024 में भी उत्तर प्रदेश से ही मैक्सिमम सीटें लाने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, इस बार पश्चिम बंगाल से वो 18 सीटें नहीं मिलने वाली हैं, उनमें कटौती होने वाली है। तो उसकी भरपाई भी जो उत्तर भारत के ये राज्य हैं, इन्हीं में से भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। जी, तो आगे सरकार कैसा काम करेगी उस पर हम लोग फिर आएंगे, लेकिन अभी वापस जो संगठन के बीच और सरकार के बीच संतुलन बनाने की बात है। वीरेंद्र जी, क्या जिस तरीके से चुनाव अभियान के दौरान बहुत सारे लोगों ने कहा कि योगी की कार्यशैली ऐसी है जिसमें वो सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, और खासतौर पे संगठन के लोग प्रसन्न नहीं थे, ऐसी बातें हमें इस अभियान के बीच में सुनने को मिली। आप मतलब भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें ये सब बातें आती भी हैं तो बहुत मुखर रूप में, ऐसा नहीं होता कि पब्लिक फोरम पे वो सब बातें कही जाएं, लेकिन अंदर खाने वो सब बातें चलती रहती हैं, वो बातें सुनाई पड़ती हैं। तो क्या ये मंत्रिमंडल जिस तरीके से बनाया गया है उससे संगठन के लोगों की जो खिन्नता रही है, क्या वो कम होगी, क्या वो दूर होगी? देखिए, हम लोग ये सुन रहे हैं कि साहब ब्राह्मण नाराज हैं, जाट नाराज हैं, लेकिन जब पोस्ट पोल स्टडीज का डाटा उभर के आया, लोगों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ नहीं तो नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण नाराज, जाट नाराज, संगठन नाराज, ये सब एक ही बातें हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये सब जो था, कर कौन रहे थे, ये बातें कर कौन रहे थे? जाहिर है कि अब सबसे बड़ा वर्क तो ये है कि जब आप ये बताइए कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 26 विभागों की 136 योजनाओं का 3 लाख करोड़ रुपया जब लाभार्थी के खाते में सीधा पहुंचेगा, तो जाहिर है बहुत लोगों के निहित स्वार्थों पे से चोट लगी है, तो वो क्या चुप बैठेंगे? तो ये आप भी जानते हैं, भारत में जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल संगठन है, उनको फाइनेंस इसी गवर्नमेंट की योजनाओं से किया जाता है। उसमें सबसे प्रमुख है आपका मनरेगा। तो ये पूरा एक तंत्र था जो अब कोलैप्स हो रहा है, नया तंत्र खड़ा हो रहा है। तो आपको ये कहानियां सुनने को लगातार मिलेंगी कि लोग नाराज हैं और योगी जी ने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। तो ये और अब संगठन और सरकार, ये बीजेपी का मामला है, और ये उनको हर लिहाज से उसको अविवाद का समय नहीं है। अब आपको इसको इस योग बनाना है कि इसको लड़ाई के मैदान में कूदना है। अभी समय नहीं रहा आपके पास इस बात का कि साहब जो है हम संगठन से समन्वय करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। अब उसका समय जा चुका है। 2024 का चुनाव है। अब रोजगार, आवारा पशु, महंगाई, ये सब चीजों का आपको ठोस जवाब जनता चाहेगी 2024 में। और आपको वास्तव में एक पॉलिसी लेवल पे आप रिफॉर्म क्या करने जा रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे
जब आप रिफॉर्म करेंगे तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी लाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने मई 2020 में आनन फानन में 11 लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया, बाद में आपको उनको वापस लेना पड़ा, तो लेबर लॉ को सस्पेंड कर देने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का आर्गुमेंट है जो मेरे समझ में नहीं आया। लेबर लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलरेडी बहुत ही दयनीय हालत में है, और जो लेबर लॉ थे वो आपने खत्म कर दिए, बाद में आपने बहाल करना पड़ा। तो अब इस पे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है और जो सर्विसेज हैं कि लैंड लेनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, और जो लॉजिस्टिक है, सारे काम यूपी में बहुत काम करना बाकी है। अब ये संगठन और सरकार के झगड़े का निराकरण का समय अब नहीं है। 2024 के पहले के चुनाव के पहले यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अब इसका समय है। अब संगठन नाराज है, और ब्राह्मण नाराज है, और किसान नाराज है, और जाट नाराज है, ये सब आप उसको हल कीजिए। और अब जनता रिजल्ट चाहती है, क्योंकि आपको लगातार यूपी से 4 बार आपको जीत मिल चुकी है, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। तो अब जो है यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। केवल ये जो है ये राशन, ये मुफ्त राशन दे करके इलेक्शन जीतना का हर बार संभव नहीं है जी। यहाँ पर ओंकार जी, क्या जिस तरह से संगठन की बात हो रही है, क्या ऐसा है कि इतनी बार, शायद 5 बार सांसद रहे योगी जी, दूसरी बार अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्या इसके बाद भी कहीं एक भावना ये रहती है कि भाजपा के संगठन तंत्र में या पूरे संघ परिवार के संगठन तंत्र में योगी जी एक बाहरी व्यक्ति हैं? ये समस्या तो है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं राजनीतिक दलों में या राजनीतिक जमातों में, उससे बिल्कुल भी मुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे चेहरे हैं ऐसे जो कुंठित भाव से ही सही पर खामोशी से अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो ये आपको केंद्रीय स्तर पर भी दिखाई पड़ता है, ये आपको राज्यों में भी दिखाई पड़ता है। हाँ, एक अनुशासन है, एक कल्चर है, एक व्यवस्था है, एक डर भी है कि हमने अगर कुछ किया तो हमारा कोई ऐसा हाल ना हो जाए कि हम ना घर के रहे ना घाट के, तो वो एक दिमाग में रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई असंतुष्ट प्राणी है ही नहीं। असंतुष्ट प्राणी तो बहुत है, नाराज प्राणी बहुत है, और कुंठित भाव रखने वाले भी बहुत हैं, ईर्ष्या रखने वाले भी बहुत हैं कि हम वहाँ क्यों नहीं जहाँ दूसरे लोग पहुँच गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक कल्चर बन गई है, एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि आपको अनुशासन के दायरे में ही रहना है, और सार्वजनिक तौर पर तो आपको किसी तरह की बयानबाजी करनी ही नहीं है। आप याद करिए ना, हमारे आपके दौर में जब हम लोग, आप तो खैर अभी भी सक्रिय हैं उस तरीके से, पर जब हम दिल्ली में नेशनल ब्यूरो में थे, अमर उजाला में कांग्रेस कवर करते थे या 1-2 मिनिस्ट्रीज कवर करते थे, लोकसभा वगैरह कवर करते थे, तब खूब खबरें मिलती थी, मिनिस्ट्रीज से भी मिलती थी, पीआईबी से मिल जाती थी, अलग अलग जब ऑफिस में जाते थे मिल जाती थी। आज की तारीख में ये संभव नहीं है। आप पीएमओ से खबर निकाल करके दिखा दीजिए, होम मिनिस्ट्री से निकाल करके दिखा दीजिए, डिफेंस मिनिस्ट्री या एमईए से निकाल करके दिखा दीजिए, कहीं से खबर नहीं निकलती है। और दिल्ली में जो काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। तो ये एक मतलब एक कहना चाहिए कि अनुशासन का एक ऐसा डंडा है जो दिखाई नहीं पड़ता है, जिसको आप केवल महसूस भर कर सकते हैं। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण नहीं हो पाया है, वरना कांग्रेस को आप देख लीजिए कि आज कांग्रेस कहाँ पहुंच गई है। लेकिन राजीव जी, यहाँ पे मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी से 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन उनको यहाँ बाहरी कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस से आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री बन गए, जनता दल से आए हुए बोम्मई साहब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन गए और वो अंदरूनी हो गए और वो परिवार वाले हो गए। लेकिन जो व्यक्ति 98 से सांसद है लोकसभा का बीजेपी से, 5 बार मेंबर इलेक्ट हुआ हो लोकसभा का और 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो यूपी का, वो अभी भी उसके बारे में ये सवाल उठ रहे हैं कि साहब बीजेपी में वो अपने को अकेला महसूस करते हैं या आउटसाइडर हैं। ये अपने आप में भी अब एक बड़ा रहस्य है। शीला दीक्षित उन्नाव की बहू थी ना, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से है ना, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बाहरी नहीं। नहीं, यहाँ बाहरी दूसरे अर्थ में बात हो रही है कि वो जो भाजपा का जो संगठन तंत्र है या संघ परिवार का जो संगठन तंत्र है उसमें वो बाहर के हैं। इस तरह की बात कई बार उठा दी जाती है, तो मैं उस संदर्भ में समझना चाह रहा था। हाँ, वो सीधे संघ परिवार से नहीं है, ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन वो जिस विचारधारा से आते हैं वो तो मतलब वो बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही गौरवशाली। बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। नाथ परंपरा का अपना एक इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ संगठन तंत्र की बात मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वीरेंद्र जी क्या उसके लिए एक पहलू ये भी जिम्मेदार है कि उन्होंने शायद अपने पुराने पृष्ठभूमि का पूरी तरह से संगठन के अंदर आत्मसात नहीं कराया, या जैसे उनकी हिंदू युवा वाहिनी कही जाती है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व, अलग अस्तित्व बना रहता है, वो अपना कुछ काम करते रहते हैं। तो क्या इस वजह से भी संगठन में कुछ लोगों को लगता है कि योगी जी अपना एक अलग ढांचा बना करके, एक समांतर ढांचा बना करके चलते रहते हैं और इसीलिए वो जो आत्मसात होने वाली प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाई? नहीं, हिंदू युवा वाहिनी तो अब है नहीं, वो तो लगभग डिस्मेंटल हो चुकी है और ये बात तो 4-5 साल हो गए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात तो गलत है कि अब जो है शुरू में ही खत्म कर दी थी इन्होंने। हाँ, तो अब जो है अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है और गोरखपुर में ही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ जो है बीजेपी के संगठन के अंदर और जो संवाद होना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि ये जो सवाल बार बार आप उठा रहे हैं, ये सवाल इसलिए भी बना हुआ है कि पिछले 2 साल में पूरे 20 में और 21 में महामारी के काल में जो एक आपातकाल का समय था, संगठन क्या पूरा पॉलिटिकल क्लास ही किनारे हो गया था, मार्जिनलाइज हो गया था और पूरा काम ब्यूरोक्रेसी ने संभाल रखा था। इस नाते भी कुछ समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा सबक सीखा है और ये संवाद अगर अब निरंतर होगा, और इसकी पहली झलक हमें कल मिली है जब पूरे प्रदेश भर से 70,000 कार्यकर्ता हर जिले से बुलाए गए थे, हर जिले के संगठन लोग बुलाए गए थे और लगभग जातीय, धार्मिक, व्यावसायिक हजारों संगठनों के लोगों को भी इसमें न्योता दिया गया था। वो चाहे सिखों का हो, जैन का हो, बुद्धिस्ट का हो, व्यापार मंडल का हो, और भी तमाम संगठन हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, सब लोग इसमें बुलाए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा आउटरीच प्रोग्राम इन वन सिंगल डे मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो हमने कल देखने को मिला। तो ये जितने सवाल आप उठा रहे हैं, आई थिंक एक प्रोसेस कल एक इनिशिएट हुई है और कि अब ये संवादहीनता की स्थिति न रहे। संवादहीनता बहुत बड़ी समस्या होती है और ये बल्कि हर समस्याओं की जननी होती है, तो वो अब नहीं रहेगी। और अगर महामारी के फ्रंट पर सब कुछ नॉर्मल रहा, देन आई होप कि ये सारे सवाल हर हालत में 2024 में एजेंडा में नहीं होंगे। जी, जब बाहरी का प्रश्न उठता है तो सबसे ताजा नाम जो ध्यान में आता है वो तो ब्रजेश पाठक जी का ही है, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इन 5 सालों में क्या ब्रजेश पाठक पूरी तरह से भाजपा के अंदर आत्मसात हो गए हैं, या जो अभी हमारी चर्चा में बात उठी कि संघ परिवार के अंदर या भाजपा संगठन के अंदर भी शायद बहुत लोगों को ये बात चौंकाने वाली लग रही होगी या उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि इतनी जल्दी 5 साल के अंदर बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मतलब अब भाजपा के अंदर का ऐसा कोई, यदि किसी को ब्राह्मण
उप मुख्यमंत्री ही बनाना था, तो क्या भाजपा के अंदर पुराने ब्राह्मण नेताओं में कोई ऐसा नाम नहीं था जिसको उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता था? बाहर से आए हुए एक व्यक्ति को 5 साल के अंदर इस मुकाम तक पहुंचाना क्या इतना अनिवार्य था? अब मेरठ के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के। अब उनके बारे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद उनको आने वाले अभी जुलाई में राज्यसभा चुनाव होने हैं, शायद उनको सदस्य बना के भेजा जाए। लेकिन जब मैंने आपको बताया, जब आसाम और कर्नाटक में आए हुए लोग मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस से आए हुए लोग, तो अगर ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और फिर ये अकेले नहीं है, स्वयं मौर्य बीएसपी से आए थे, दारा सिंह चौहान बीएसपी से आए थे, और धर्म सिंह सैनी बहुजन समाज पार्टी से आए थे, रीता बहुगुणा नहीं, लोग बाहर से आते हैं, सांसद विधायक पार्टी में किसी पद पर या मंत्री तक बनते रहे, लेकिन आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस तरह के चेहरों को लेकर के जब आप आते हैं, अब असम का उदाहरण इसमें अलग इसलिए है क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा के प्रयासों पर ही वहां पर सरकार बनी है। ऐसा नहीं है कि भाजपा वहां खुद अपने दम पर सरकार बना रही थी और बाहर से आए हुए एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहां पर मुख्यमंत्री यदि हेमंत बिश्व शर्मा बने तो वो इसलिए क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार बनने में उनकी ही सबसे बड़ी भूमिका थी। इसको दूसरे नजरिए से भी तो देखने की जरूरत है। ये एक तरीके से भाजपा नेतृत्व की तरफ से अपने कैडर, अपने नेताओं को भी एक नसीहत की तरह है कि अगर हम इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं या इनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो जिन क्वालिटीज की वजह से बना रहे हैं वैसी क्वालिटीज आप अपने भीतर पैदा करो। अगर आज ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया है तो कुछ क्वालिटी होगी ना। मैं तो वहां नहीं रहता हूं, लेकिन वीरेंद्र जी रहते हैं लखनऊ में और उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि ब्रजेश पाठक जो हैं, एक तो सबके फोन खुद उठाते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, दूसरे वो उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है। अभी हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं ओंकार जी की पाठक राजनाथ की वजह से बने हैं, तो मतलब क्या राजनाथ जी के हाथ है उन पर? राजनाथ जी का हाथ तो, राजनाथ जी यहाँ के सांसद हैं भाई। राजनाथ जी लखनऊ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, तो और वो लखनऊ के विधायक हैं, तो उन लोगों में परस्पर सहयोग होना बहुत सहज और सामान्य बात है। सहयोग होना और हाथ होना किसी के ऊपर दो अलग बातें होती हैं। मतलब मैंने आपको कहा कि जब मंत्रिमंडल का गठन की तैयारियां हो रही थी, तब ऊपर से कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि अगले 25-30 साल को ध्यान में रख करके लीडरशिप तैयार की जाए। उसमें भी जिनकी प्रशासनिक कुशलता है, अनुभव है, जिन पर किसी तरह के गंभीर किस्म के आरोप नहीं हैं, जिनकी कुछ क्वालिटीज हैं, ऐसी लीडरशिप अलग अलग जातियों में तलाश की जाए। यानी ब्रजेश पाठक इस पैमाने पर उतरे कि वो ब्राह्मण चेहरा हैं, बहुत डायनेमिक हैं, सक्रिय हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं, संवाद है, काम करने में सक्षम है। इन सारे पैमानों पर शायद बहुत सारे दूसरे जो ब्राह्मण चेहरे थे वो कहीं पर आगे उनका क्रॉस लग गया। हाँ, अभी लग रहा है कि उन सारे मानदंडों पर उनको खरा देखते हुए ही चयन हुआ है। अब आगे जो 5 साल रहेंगे, आगे के जो 2-4 साल रहेंगे, उसमें ये साबित होगा कि वो ऐसे हैं या वो भी सिद्धार्थनाथ सिंह या श्रीकांत शर्मा ही साबित होते हैं। जी, और अरविंद कुमार शर्मा जी के बारे में क्या आकलन रहेगा? वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? अरविंद कुमार शर्मा, जिनके बारे में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी जब उन्हें प्रदेश की राजनीति में लाया गया था, जब मंत्रिमंडल का नए सिरे से ये चर्चा कभी बीजेपी की ओर से नहीं थी, बल्कि मीडिया की ओर से थी। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि जो लोगों को उम्मीद है AK शर्मा के मंत्री बनने से, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल होने से एक सिनर्जी होगी केंद्र और राज्य के बीच में, और जिन लोगों को ये उम्मीद है कि कोई टकराव होगा, उनको निराशा ही होगी, क्योंकि वो लघु उद्योग के सचिव हैं और यूपी में ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है MSME सेक्टर में, ODOP आदि योजनाओं के ऊपर,
और इसमें बड़े पैमाने पर तो उनको विभाग कौन सा मिलेगा, इससे ये समझ में आएगा कि मोदी जी उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, तो अब यहाँ काम करने की जरूरत है। अब ये राजनीति और टकराव और साजिश और ये वो, अब ये सब अब उसका समय नहीं है। अब इसका समय होगा 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद। नाउ यू हैव टू बी गेट गोइंग एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्क एंड और परफॉर्म कीजिए और रिजल्ट दीजिए। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है पंजाब के एमएलए से, आइदर परफॉर्म और पेरिश, वही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में है। या तो परफॉर्म कीजिए या पेरिश हो जाइए, तीसरा रास्ता नहीं है उत्तर प्रदेश में अब। जी बिल्कुल। अब न सिर्फ 2024 की तैयारी बल्कि आगे खुद योगी आदित्यनाथ के भविष्य की दिशा क्या रहेगी, इसके संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आगे उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल जो में कैसी गतिविधियां रहती हैं, किस तरह का प्रदर्शन रहता है, ये बहुत मायने करेगा। उसी के आधार पर न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की भी राजनीति काफी हद तक प्रभावित होगी। फिलहाल अभी इस चर्चा को यहीं समेटने का वक्त है। तो आप दोनों का, वीरेंद्र जी और ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बातचीत के लिए।